नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मोराना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज CPCT का जो टेस्ट हुआ है उसकी 7 अगस्त 2021 की शिफ्ट 2 की आंसर की आपके सामने लेकर आए हैं। शिफ्ट 1 की आंसर की अपलोड हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो उसको देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं शिफ्ट 1 की वीडियोज़ को। और आज हम शिफ्ट 2 की वीडियो इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसमें वही 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। उन्हें हम यहाँ पर पुटअप करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात कम काम ज़्यादा शुरू करते हैं। 52 क्वेश्चन दिए हुए हैं और पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है ईजी मेथड है, डिफिकल्टी लेवल ईजी है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 किलो बिट इज इक्वल टू 1 किलो बिट किसके बराबर होता है। ध्यान रखना, 1 किलो बाइट नहीं पूछा है। 1 किलो बाइट पूछते तो 1024 बाइट इसका आंसर होता, 1024 बाइट। लेकिन 1 किलो बिट पूछा है, 1 किलो बिट, बाइट नहीं पूछा, बिट पूछा है। तो 1024 बिट बराबर 1024 बिट बराबर 1 KB होता है। KB मतलब यहाँ पे किलो बिट, नॉट किलो बाइट, है ना। बाइट नहीं बताया है, किलो बिट बोला है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, किलो बिट बोलना है, किलो बाइट का गड़बड़ मत कर देना कि 1 किलो बाइट दिया हुआ है, बाइट नहीं है, बिट है। तो बिट की वजह से यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 1024 बिट। अगर ये 1 किलो बाइट पूछता, 1 किलो बाइट कितने बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। तो 1 किलो बिट पूछा है, इसलिए 1024 बिट के बराबर होगा। सही आंसर है ये। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो स्क्रीन पर दिया गया है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो C++, फोर्ट्रॉन, बेसिक, जावा, ये लैंग्वेज जो हैं वो सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। ये असेंबली लैंग्वेज एक अलग लैंग्वेज होती है जो कि निम्नलिखित कोड से बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर है असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है ए CPU कंसिस्ट ऑफ। एक CPU जो होता है वो कंसिस्ट करता है, यानी कि CPU के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक CPU में क्या शामिल होता है। तो CPU के अंदर शामिल होता है, देखिए, ALU रजिस्टर, हार्ड डिस्क नहीं होती, ALU, CU और रजिस्टर। जी हाँ, बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें होती हैं CPU के अंदर। ALU, CU और रजिस्टर जो होते हैं वो एक CPU के अंदर होते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है खालिस्तान इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। निम्न में से कौन सी चीज़ है जो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन जो है उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो किसे कहते हैं। तो जी हाँ, ग्राफिक्स का, ऑडियो का, वीडियो का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको मल्टीमीडिया कहते हैं दोस्तों। मल्टीमीडिया उसका एग्जाम्पल होता है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो ये है कि खालिस्तान पोर्ट आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल मॉडम्स। किसी भी मॉडम को कनेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नल मॉडम जो होता है उसे कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो एक मॉडम को कनेक्ट करने के लिए जो होता है वो सीरियल पोर्ट होता है। कौन सा पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट से उसे अपन जोड़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है CPCT का वो ये है खालिस्तान इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर की बिट होती है। ध्यान रखना, बिट। अगर कंप्यूटर की पूछता है कि स्टैंडर्ड इकाई क्या है, कंप्यूटर की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, तो हम बताते बाइट। लेकिन सबसे छोटी पूछा है तो बिट इसका सही आंसर है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट बिट होती है और बाइट स्टैंडर्ड इकाई का नाम है। तो यहाँ पर आंसर बिट सही है। अगला जो प्रश्न दिया है CPCT का वो ये है कि विच ऑफ दीज ऑपरेशंस इज नॉट परफॉर्म बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सा ऑपरेशन नहीं करता है। इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग, समझने का काम कंप्यूटर नहीं करता। कंप्यूटर के अंदर कोई भी समझ नहीं होती है, तो कंप्यूटर समझने का काम नहीं करता है दोस्तों। सॉरी। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो ये है कि हाउ बिग इज बिग डाटा। हाउ बिग इज बिग डाटा, यानी कि बिग डाटा कितना बड़ा होता है। तो बिग डाटा जो होता है कितना बड़ा होता है, पेटाबाइट और हेक्साबाइट। बड़ा होगा तो वो टेराबाइट, गीगाबाइट में, MB में होगा या और बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, बड़ी यूनिट दी हुई है यहाँ पे पेंटाबाइट दिया है, तो यहाँ पे पेटाबाइट या हेक्साबाइट इसका आंसर होगा।
अगर हेक्साबाइट नहीं होता इससे कम मान लेते अपन टेराबाइट मान लेते, ये नहीं होता तो जीगाबाइट मान लेते, ये नहीं होता तो मेगाबाइट मान लेते। यहाँ पर बिग डाटा के लिए बड़ी यूनिट चाहिए और बड़ी यूनिट जो है पेटाबाइट या हेक्साबाइट होता है। और इससे बड़ी यूनिट जो होती तो उसे मानते फिर अपन। खालिस्तान इज एन इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर। इनमें में से कौन सा एक इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर है? ठीक है, इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर है। तो फोटोग्राफिक प्रिंटर डॉटमेटिक, इंकजेट या डेजी व्हील या लेजर। तो ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रो फोटोग्राफी मतलब होता है फोटोकॉपी जो की जाती है ना, इलेक्ट्रोस्टेट की जाती है, वैसा प्रिंटर है। तो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, तो कौन सा होगा? लेजर प्रिंटर होगा, जो कि जेरोक्स तकनीक पे काम करता है। तो निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रो फोटोग्राफी या इलेक्ट्रो तकनीक पे या जेरोक्स तकनीक पे काम करता है? वो प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। स्प्रेडशीट है, फोटोशॉप है या वर्ड प्रोसेसिंग है, वो किसके एग्जाम्पल हैं? ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है दोस्तों। सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 3 सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। तो सिस्टम तो कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, हमारे लिए बनते हैं, वो एप्लीकेशन होते हैं। तो आपके वर्ड प्रोसेसिंग वगैरह वो सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न जो दिया है वो ये है स्क्रीन पर कि HDR का मतलब क्या होता है? HDR को अपन हाई डायनेमिक रेंज कहते हैं। मोबाइल में आता ना आजकल HDR मोड, फोटो खींचते हैं तब, तो वही एक फुल फॉर्म पूछा गया है। HDR का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डायनेमिक रेंज इसकी फुल फॉर्म है। सॉरी। अगला प्रश्न जो दिया है स्क्रीन पर वो ये है कि इन केस ऑफ CPU ऑब्लिक MPU माइक्रोप्रोसेसर मल्टीफंक्शन कार्ड्स फॉर द कार्ड यूजर द टर्म्स मल्टीफंक्शंस मीन्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि CPU और MPU मल्टीप्रोसेस मल्टीफंक्शंस कार्डों के मामले में कार्ड्स उपयोगकर्ता के लिए मल्टीफंक्शन शब्द के अर्थ में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं करता। इसका मतलब यह है कि हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, वो बोल रहा है कि इन केस ऑफ CPU है, माइक्रोप्रोसेसर है, मल्टीफंक्शंस करता है, तो इसमें कार्ड फॉर द कार्ड यूजर द टर्म्स फंक्शंस मल्टीफंक्शंस काम कर रहे हैं, तो मल्टीफंक्शंस मीन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसमें कौन सा काम नहीं करता है ना? नहीं पूछा गया, एक्सेप्शन पूछा गया, सम्मिलित नहीं करता है। तो CPU या MPU मल्टीप्रोसेसर मल्टीफंक्शन कार्डों के मामले में कार्ड उपयोगकर्ता के लिए मल्टीफंक्शन शब्द के अर्थ में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो क्या सम्मिलित नहीं होता है मल्टीपल काम में, वो पूछा गया है। तो इसमें कौन कौन से काम दिए गए हैं? देखिए, पहला काम ग्रेटर्स कन्वेंसेंस सिक्योरिटी, फिंगरप्रिंट सेंसर और कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीपल कार्ड। तो उसने पूछा है कि CPU का जब काम करता है, मल्टीपल फंक्शन काम करता है, तो किस चीज़ को वो एक्सेप्ट करने छोड़ देता है। तो इसमें से अगर हम देखें, हिंदी में पढ़ें, तो पहला काम दिया अधिक से अधिक सुविधा। जब मल्टी फंक्शन काम करेंगे तो अधिक से अधिक सुविधा होनी चाहिए। और ये दिया हुआ है सुरक्षा को बोलते हैं इंग्लिश में सिक्योरिटी, सुरक्षा है, सॉरी सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। और फिंगरप्रिंट सेंसर और अगला है कंसोलिडेटर ऑफ मल्टीपल कार्ड। तो जब हम CPU में काम करेंगे और हमारा CPU मल्टीपल फंक्शंस में काम कर रहा है और उस समय किसी उसको छोड़ देता है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो होते हैं उनको वो एक्सेप्ट कर देता है, छोड़ देता है, उनको वो नहीं चेक करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर को नहीं चेक करता है। बाकी ये जो कंप्यूटर में काम है, सिक्योरिटी वोटी देना सब काम करता है, लेकिन ये सेंसर वगैरह वो काम करना छोड़ देता है उस समय। तो अगला ये प्रश्न दिया है, विच क्लॉक इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी घड़ी है जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है एंड रन इवन व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन इज लाइनेक्स। और कंप्यूटर शट डाउन होता है तो लाइनेक्स के अंदर चलती रहती है। कौन सी घड़ी है वो? तो देखिए क्या पूछा गया है, लाइनेक्स में कौन सी घड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्तमान स्थिति से पूरी तरह स्वतंत्र होती है और कंप्यूटर बंद होने पर भी चलती रहती है। कौन सी घड़ी होती है? तो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम घड़ी, हार्डवेयर घड़ी, सॉफ्टवेयर घड़ी और यूनिवर्सल घड़ी, 4 घड़ी इसमें दी हुई है।
उसने पूछा है कि लाइनक्स में कौन सी घड़ी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्तमान स्थिति से पूरी तरह स्वतंत्र है, वर्तमान स्थिति से, और कंप्यूटर बंद होने पर भी चलती रहती है। तो वर्तमान स्थिति से कैसी है? इंडिपेंडेंट। तो कौन सी घड़ी होगी? सिस्टम घड़ी, हार्डवेयर क्लॉक, सॉफ्टवेयर या यूनिवर्सल। तो यहाँ पे हार्डवेयर क्लॉक होगी, जो कि हम हार्डवेयर क्लॉक जो होगी वो कंप्यूटर से भले बंद कर दी जाए तब भी चल रही होगी। हार्डवेयर मतलब अलग से लगी हुई है उसके अंदर। तो ऐसी घड़ी जो अलग से लगाई गई है, तो वो हार्डवेयर घड़ी जो होगी वो कंप्यूटर के ऑफ होने पर भी चलती रहेगी, चाहे कोई भी कंप्यूटर, लाइनक्स हो चाहे कोई और हो। अगला प्रश्न है, कनेक्टर पोर्ट ऑन ए साउंड कार्ड आर कलर कोडेड, मैच द कनेक्टर विद करेक्ट फंक्शन। जो हम कंप्यूटर में माइक चलाते हैं, साउंड चलाते हैं, तो एक साउंड कार्ड जो होता है उसमें कनेक्शन लगाए जाते हैं। तो साउंड कार्ड पर कनेक्टर पोर्ट्स जो होते हैं वो कलर में होते हैं, तो उस कलर की कोडिंग बताइए, कनेक्टर का सही फंक्शन मिलान कीजिए कि पिंक जो होगा, अरे हिंदी, पिंक का आंसर क्या होगा, ऑरेंज का आंसर क्या होगा, सिल्वर का आंसर क्या होगा, ब्लैक का आंसर क्या होगा। तो पिंक काई के लिए होता है, सेंटर के लिए होता है, माइक्रोफोन के लिए, क्लियर स्पीकर के लिए या साइड स्पीकर के लिए। ऑरेंज किसके लिए होता है, सिल्वर किसके लिए होता है, ब्लैक किसके लिए होता है, ये बताना है। तो इसका जो सही क्रम है वो ये है कि पिंक जो होता है वो माइक्रोफोन के लिए होता है, माइक्रोफोन से कनेक्ट होता है। और जो B1 होता है, ये वाला ऑरेंज, ये सेंट्रल सबवेयर के लिए होता है। और कंप्यूटर सिल्वर जो होता है वो आपका स्पीकर के लिए रहता है, और ब्लैक आपका जो होता है वो रियर स्पीकर के लिए होता है। 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट जो है आपका माइक्रोफोन के लिए, दूसरा सेंटर सबवूफर के लिए, और सिल्वर स्लाइड के लिए, और एप्पल रियल स्पीकर के लिए होता है। अगला प्रश्न है, मोस्ट डिवाइस ऑफ द खालिस्तान कैटेगरी यूज वन ऑफ टू टेक्नोलॉजी assistive touch screens commonly used with stylus and capacitive touch screen operated by fingertips। तो वो पूछ रहा है कि निम्न में से ऐसी कौन सी चीज है जो टच स्क्रीन पे काम करती है और उसको चलाने के लिए योग्य बनाती है। तो टच सेंसिटिव स्क्रीन जो होती है, टच सेंसिटिव डिवाइस, वो इसकी कैटेगरी का आंसर हो गया। टच स्क्रीन में काम करना है, टच करके आपको किससे करेंगे, टच स्क्रीन से करेंगे। टच स्क्रीन में दिया नहीं है तो क्या दिया, टच सेंसिटिव डिवाइस का दिया हुआ है। इसका सही आंसर है टच सेंसिटिव डिवाइस, टच स्क्रीन मतलब। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये बताया गया है कि ए खालिस्तान इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइस कनेक्टेड टुगेदर। तो कौन सी चीज है जो कंप्यूटर और डिवाइस को कनेक्ट करता है आपस में एक नेटवर्क के अंदर। तो नेटवर्क इसका सही आंसर होगा। एक नेटवर्क जो होता है उसमें अपन कंप्यूटर्स को, डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, टुगेदर में जोड़ सकते हैं नेटवर्क के अंदर। इसका सही आंसर है नेटवर्क। अगला प्रश्न है, विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है। तो डीटीपी के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटर, वो होता है लेजर प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर नॉर्मली। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है, इंकजेट प्रिंटर और बैंड प्रिंटर दोनों किसके एग्जाम्पल है। इंकजेट और बैंड प्रिंटर जो होते हैं तो किसके एग्जाम्पल हैं। तो बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ये सब आपके लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं, लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। नहीं है तो उसको याद कर लीजिए, मालूम चल गया आपको, याद कर लीजिए इसको कि ये इंकजेट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर जो है वो सब आपके लाइन प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। वैसे आप देखेंगे इंक प्रिंटर का एग्जाम्पल तो बैंड प्रिंटर होगा नहीं, कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से इसे माना नहीं जाता, लेयर प्रिंटर के नाम से तो ये कोई दोनों कोई भी नहीं है। तो लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल सही मान सकते हैं अपन। आगे दिया हुआ है, व्हाट आर द सेटिंग यू कैन नॉट हैव इन वेबकैम परफॉर्मेंस। यानी प्रेफरेंस
वेब कैम के अंदर हम कौन सी सेटिंग को नहीं देख पा रहे हैं? व्हाट इज द सेटिंग अप यू कैन नॉट हैव इन वेब कैम? वेब कैम मृदा में आपके पास क्या सेटिंग नहीं हो सकती? वेब कैम में कौन सेटिंग नहीं कर सकते अपन? स्क्रीन साइज कर सकते हैं, स्क्रीन विड्थ और ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन वेट वजन बढ़ाना, वजन क्या होता है? कैमरे से वजन कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता ना। हम ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वजन को नहीं बढ़ा सकते। अगला क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर एनिमेशन व्हाट इज पीपीएफ? तो पूछा गया है विद रेस्पेक्ट टू कंप्यूटर एनिमेशन व्हाट इज पीपीएफ? किसी एनिमेशन कंप्यूटर में पूछा गया है क्वेश्चन, कंप्यूटर एनिमेशन के संबंध में पीपीएफ का मतलब क्या होता है? पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पीपीएफ को बोलते हैं पिक्सल्स पर फ्रेम। पिक्सल पर फ्रेम सही आंसर है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट बोला है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, ये तो गर्मी बहुत पड़ रही है यार, ये है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एनक्रिप्टेड मैसेज डिपेंडेड ऑन, यानी कि जो एनक्रिप्टेड मैसेज जो होता है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है किस पे? एनक्रिप्टेड मतलब होता है लॉक मैसेज। एनक्रिप्टेड मैसेज की ताकत, स्ट्रेंथ इस पर निर्भर करती है। किस पे करती है निर्भर? तो क्वेश्चन देखिए किस पे निर्भर करती है? कंप्यूटेशनल power of computer where algorithm is execute, the length of the algorithm और secrecy of the algorithm या length of the key। तो हम किसी कंप्यूटर में काम करते हैं तो उसमें एनक्रिप्टेड संदेश जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पे? की लंबाई पे डिपेंड करते हैं, लेंथ ऑफ द की की लंबाई पर डिपेंड करते हैं। अगला जो प्रश्न है विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव एप्पल आईओएस एप्लीकेशन? एप्पल आईओएस के अंदर जो फाइल सेव करते हैं वो किस नाम से सेव होती हैं? आईपीए के नाम से सेव होती हैं, .IPA के नाम से सेव होती हैं। बहुत सही आंसर, अच्छा आंसर है ना। तो विच ऑफ द फॉर्मेट इज यूज्ड टू सेव एप्पल आईओएस एप्लीकेशन? उसमें करना पड़ेगा ये, है ना, एप्लीकेशन iOS which file format is used to save Apple iOS application? तो एप्लीकेशन के अंदर एप्पल एप्लीकेशन के अंदर हम कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं? उसमें हम IPA फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। IPA फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट? IPA फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। जो अब अगला जो प्रश्न है वो ये है दोस्तों कि IPA जो है ना वो एप्पल का एक्सटेंशन है जो फाइल बनती है एक्सेल के अंदर, एप्पल के अंदर, सॉरी। अगला प्रश्न ये हुआ है कि फॉर ए वेबसाइट, एक वेबसाइट के लिए खालिस्तान मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज रजिस्टर्ड विद देम टू अचीव कंपनी सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, सॉरी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी मतलब किसी वेबसाइट के अंदर जो हम काम करते हैं तो उसके ऑर्गेनाइज को समझने के लिए, पहचानने के लिए उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो रजिस्टर्ड जब करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उस सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये क्वेश्चन पहले ही फिर क्लियर पूछा गया है, मतलब किसी वेबसाइट को ऑथेंटिकेशन बताने के लिए, ऑथराइज बताने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, अच्छा बताने के लिए, है ना, उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम उसका एक सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, उसे बोलते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो चाहे कुछ भी पूछिए, सबका आंसर है डिजिटल सर्टिफिकेट। कुछ भी पूछे हुए, है ना, तो इसके आंसर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे उसने बोल दिया वेबसाइट को डिजाइन करने के किसी भी ऑर्गेनाइज में सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, वेबसाइट को ऑथराइज करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ऑथराइज करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक टाइम पीरियड भी होता है, उस टाइम के बाद ये एक्सपायर भी हो जाता है, तो आपको रिन्यू कराना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, आपको बाद में रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये डेटा सर्टिफिकेट जो होते हैं वो किसी भी वेबसाइट को जब बनाई जाती है तो उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको ऑथोराइज करने के लिए काम करते हैं। तो पेपर में ये कई बार पूछा जाता है किसी वेबसाइट को उसकी ऑथेंटिटी या उसका मतलब उसकी वेरीफाई करने के लिए या उसका ऑथेंटिकेशन देखने के लिए, अथॉरिटी देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिग्नेचर की एक डेट भी रहती है, समय भी रहता है, उस समय के बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है।
तो अगला जो प्रश्न है वो ये है कि इन डिफरेंट पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स द डिकोडिंग इज परफॉर्म बाय, कि विभिन्न पल्स कोड मॉड्यूलेशन तकनीक में डिकोडिंग किसके द्वारा की जाती है। तो पल्स मॉड्यूलेशन जो होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, वो किससे की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो उसको जो किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, उन पर काम करने के लिए कंप्यूटर में क्या होते हैं, रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर आंसर दिया हुआ है, रजिस्टर दिया नहीं है, एक्यूमुलेटर इसका आंसर बिल्कुल सही है, उन्हें अपन एक्यूमुलेटर कहते हैं। अगला प्रश्न है द खालिस्तान कमांड इज यूज्ड टू रिप ए कलेक्शन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरीज इनटू हाई कंप्रेस आर्चिव फाइल, यानी कि किस कमांड के द्वारा हम जो हाईली कंप्रेस फाइल होती है उनको अपन देख सकते हैं। तो इस कमांड का उपयोग करके फाइल और निर्देश के संग्रहण को अत्यधिक संपीड़ित संग्रहण यानी कि कंप्रेस फाइल में रिप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस कमांड से करते हैं, तो इसमें कौन सी कमांड है जिससे अपन फाइल को रिप करते हैं, कंप्रेस फाइल को, हाईली कंप्रेस फाइल को रिप कर देते हैं। तो इसमें टार कमांड है जिसके द्वारा अपन फाइलों को रिप कर सकते हैं। विनजिप से तो कंप्रेस होता है, अनजिप से अनकंप्रेस हो जाएगा, टारबैट से उसका उल्टा है, और यहाँ पर टार बिल्कुल सही कमांड है जो कि ये काम करती है। ठीक है, इस कमांड के द्वारा जो फाइलें होती हैं उनको अपन रिप करने के लिए हम टार कमांड का इस्तेमाल करते हैं, TAR। Which tool in Windows can be used to solve the problem of limited hard drive space? हार्ड ड्राइव की जो स्पेस है उसकी लिमिटेशन को जो प्रॉब्लम आती है ना, लिमिटेड हार्ड ड्राइव स्पेस जो है की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विंडोज़ में कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए विंडोज़ के अंदर कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, वो है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप विजार्ड से अपन कंप्यूटर को, हार्ड डिस्क को खाली कर सकते हैं, और छोटी हार्ड डिस्क होती है तो, और उससे अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सही है इसका आंसर है डिस्क क्लीनअप। सीमित हार्ड ड्राइव स्पेस की समस्या को हल करने के लिए विंडोज़ में कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है। तो हार्ड ड्राइव अगर सीमित है, छोटी है, तो उसको क्या करेंगे अपन, हार्ड डिस्क खाली करना पड़ेगी। खाली करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्क क्लीनअप से अपन टेम्परेरी फाइलों को रिमूव कर देते हैं। तो टेम्परेरी फाइलें रिमूव हो जाएंगी तो आपकी हार्ड डिस्क खाली जो थोड़ी सी हो जाएगी, थोड़ी सी खाली हो जाएगी, है ना, फालतू फाइलें हट जाएंगी, थोड़ी खाली हो जाएगी। तो डिस्क डिफ्रैगमेंट भी इसका आंसर कह सकते हैं, लेकिन ये इससे डिस्क क्लीन नहीं होती, डिस्क खाली नहीं होती है। इससे जो यूज स्पेस अलग हो जाएगा, फ्री स्पेस अलग हो जाएगा, है ना। डिस्क के जो फ्रैगमेंट होते हैं वो उनको अपन सही कर लेते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंट से, लेकिन उसको खाली नहीं कर पाते। खाली करने के लिए हमको डिस्क क्लीनअप विजार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है डिस्क क्लीनअप विजार्ड। कैसे करते हैं, विंडोज़ में हम सिखाया है हमने अपने विंडोज़ की क्लास में। अब विंडोज़ क्लास में देख सकते हैं कि कैसे अपन किसी ड्राइव को क्लीन किया जाता है। आगे दिया हुआ है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट इज, जो एंड्रॉयड जो होता है उसके लिए कौन सी लैंग्वेज होती है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो एंड्रॉयड के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज जावा होती है, जावा में उसमें काम किया जाता है, मोस्टली जो जावा लैंग्वेज में काम किया जाता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज ए बुकलेट प्रिंटिंग। बुकलेट प्रिंटिंग क्या होती है। तो बुकलेट आप लोगों ने देखा होगा, बुकलेट क्या होता है, 4-5 पेजों को अपन एक ही पेज पर प्रिंट कर लेते हैं, तो उसको मोड़ करके घड़ी करके देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार जो मोबाइल वगैरह में यूजर मैनुअल आता है तो वो पेज को घड़ी करके देते हैं, तो वो क्या है, वो बुकलेट का एग्जांपल कह सकते हैं उसे अपन। तो बुकलेट क्या है, प्रिंटिंग 6 पेज ऑन ए सिंगल शीट पर, जी नहीं, जबकि 4 पेज, ये सही बात है, 4 पेज के लिए होता है। 4 पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर प्रिंटेड ऑन ए शीट, एक शीट के ऊपर 4 पेज का प्रिंट करना बुकलेट कहलाता है दोस्तों। एक पेज के ऊपर 4 पेज को प्रिंट करना बुकलेट कहलाता है। तो यहाँ पे 4 पेज वाला आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर ही है। अगला जो प्रश्न है वो है ये, द SGL लाइब्रेरी सपोर्ट करती है एंड्रॉयड में किसको। SGL लाइब्रेरी सपोर्ट करती है एंड्रॉयड में किसको, तो 2D ग्राफिक्स को सपोर्ट करती है। SGL का मतलब यहाँ पर जो है वो ग्राफिक्स लाइब्रेरी है ना। SGL मतलब ग्राफिक्स लाइब्रेरी का नाम होता है, जो कि एंड्रॉयड OS के अंदर 2D ग्राफिक्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो हिंदी में पढ़ते हैं, SGL लाइब्रेरियाँ एंड्रॉयड OS में किसको सपोर्ट करती हैं, 2D
ग्राफिक्स को सपोर्ट करती हैं। और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं 3D ग्राफिक्स, 1D ग्राफिक्स, API ग्राफिक्स, तो इसके आंसर नहीं है। सिंगल कह सकते हैं अपन, या SGL जो होती है वो जो लाइब्रेरी है वो 2D ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। फालतू का मेल जो आता है कंप्यूटर में उसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं, स्पैम उसे कहा जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है स्क्रीन पर वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विस। निम्न में से कौन सी है बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विस, कौन सी है? तो निम्न में से कौन सी व्यवसाय अनुमुख सोशल नेटवर्किंग सेवा, हिंदी मत पढ़ो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विस, निम्न में से कौन सी बिजनेस ओरिएंटेड सर्विस है, बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्क सर्विस है? माई स्पेस, लिंक्डइन, फेसबुक या ट्विटर। तो फेसबुक वगैरह, ट्विटर वगैरह ये आपकी सोशल वेबसाइट तो हैं, लेकिन वो बिजनेस के लिए नहीं होती। माई स्पेस भी बिजनेस के लिए नहीं है, लेकिन लिंक्डइन जो वेबसाइट है वो एक सोशल नेटवर्क वेबसाइट है जो कि बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। लिंक्डइन वेबसाइट गूगल करना, आपको मिल जाएगी वेबसाइट, ये गूगल करोगे तो, जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि टू मेक वॉइस चैट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड यू नीड टू इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर में हमें वॉइस चैट करना है तो वॉइस चैट के लिए हमें कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? एंटीवायरस? जी नहीं। गूगल टॉक हो सकता है। इंटरनेट टेलीफोन? जी नहीं। MS वर्ड? जी हाँ, गूगल टॉक के माध्यम से, गूगल टॉक, हैंग आउट और भी बहुत सारे मैसेंजर आते हैं जिसके द्वारा अपन वॉइस चैट कर सकते हैं अपने घर वालों से, अपने मित्र से। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है वॉइस चैट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड, है ना। तो इसका आंसर है गूगल टॉक से कर सकते हैं। गूगल टॉक मोबाइल में भी आता है आजकल, जिससे अपन डायरेक्ट वॉइस चैटिंग कर लेते हैं। बाकी वैसे भी एंटीवायरस तो चैटिंग के लिए होता नहीं है, टेलीफोन चैटिंग के लिए होता नहीं है, MS वर्ड चैटिंग के लिए होता नहीं है। तो बचा क्या आपके पास? गूगल टॉक सही आंसर है इसका। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 33 कि फुटनोट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच टैब ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के किस टैब में फुटनोट मिलता है? तो फुटनोट जो होता है वो अपन को रेफरेंस टैब में मिलता है दोस्तों। रेफरेंस टैब, आप रेफरेंस टैब में मिलेगा, चाहे वो MS वर्ड 2007 हो, 13 हो या 2016 हो या 2019 हो, 19 में भी मिलता है। तो ये आपको रेफरेंस टैब में मिलता है हमेशा, रेफरेंस टैब में, है ना। इंसर्ट टैब में गलती करते हैं लोग, इंसर्ट में नहीं होता, रेफरेंस टैब में होता है, क्योंकि रेफरेंस मिलता है अपन को। फुटनोट, एंड नोट, ये सारे आपको रेफरेंस टैब में मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू डिक्रीज द साउंड वॉल्यूम इन MS पावर पॉइंट के अंदर साउंड वॉल्यूम को कम करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है? तो पावर पॉइंट के अंदर साउंड और कम करना है तो Alt प्लस डाउन एरो आप दबाएंगे, Alt प्लस डाउन एरो आप दबाएंगे तो आपके साउंड का जो वॉल्यूम है पावर पॉइंट में वो कम हो जाएगा Alt प्लस डाउन एरो से। तो अब आपको याद हो गया होगा, डाउन से डाउन होता है तो अप से क्या होगा? साउंड बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है MS पावर पॉइंट में ध्वनि कम करने के लिए, सही वही क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप्ड बार चार्ट, मतलब ग्रुप बार चार्ट में क्या होता है? ग्रुप बार चार्ट में क्या होता है ये पूछा गया है। तो एक ग्रुप बार चार्ट में क्या होता है बताना पड़ेगा। ईच कैटेगरी हैज एक्जैक्टली 3 बार में, ईच कैटेगरी हैज 2 और मोर बार में, ईच कैटेगरी हैज इन्फिनिटिव बार में और ईच कैटेगरी हैज एक्जैक्टली 2 बार में। तो देखिए जब हमारे पास बार चार्ट हमने बनाया है तो बार चार्ट में बार बने होते हैं, जैसे कॉलम होता है ना, कॉलम तो इस तरह बार होती है, आड़ी लाइन बनी होती है। तो आड़ी लाइन जब बनी होती है तो बार चार्ट बोला जाता है उसको। तो उसने बोला है ग्रुप में क्या होगा, तो हम जब ग्रुप बनाते हैं तो 2 कॉलम्स का ग्रुप बना सकते हैं ज़्यादातर, या अधिक से अधिक भी बना सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक बार इसमें दिखाई देंगे हमको। अगर हम बार चार्ट बनाते हैं ग्रुप में तो हमको उसके अंदर ईच कैटेगरी के 2 या 2 से अधिक बार दिखाई देंगे, है ना। तो कैटेगरी हैज एक्जैक्टली 3 बार, 3 बार होते हैं, जरूरी नहीं है 3 हो, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। ये बोल रहा है कि इन्फिनिटिव बार होते हैं,
ईच कैटेगरी इन्फिनिटिव बार, अनंत तक बार होते हैं भाई, जितनी आप लेंथ चुनेंगे उतनी तो होंगे, 2 चुनेंगे 2, 3 चुनेंगे 3, अनंत नहीं बोल सकते। और ये भी आपको 2 बार में नहीं कह सकते। तो ईच कैटेगरी हैज 2 और मोर बार, हर कैटेगरी में 2 या 2 से अधिक बार हो सकते हैं। ये सही आंसर है इसका। जो एक्सेल के अंदर बनाए जाते हैं बार, तो ये बार जो बनते हैं वो आड़े बनते हैं, और वो कितने बने हैं, 2, 4, 3, 2, 1 कितने बने हैं, वो आपका सही आंसर होगा। तो जितने आपने कॉलम चुने होंगे उतने ही इसमें बार बनेंगे, तो इसलिए सही आंसर है ईच कैटेगरी हैज 2 और मोर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड कैन यू यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन ए स्लाइड शो। विच मेथड, किस मेथड से कैन यू यूज टू नेविगेट कर सकते हैं आप फ्रॉम वन स्लाइड से अनदर स्लाइड पर। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे आपको जाना है तो कैसे पहुंच सकते हैं आप। फिर एस्केप से तो विंडो हट जाती है, बंद हो जाता है। क्लिक माउस बटन से क्लिक करके अपन पहुंच सकते हैं। जब हम स्लाइड पर चल रहा होता है तो क्या करते हैं, अपन माउस बटन दबाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। F1 हेल्प के लिए होता है, और शिफ्ट से नहीं होगा, शिफ्ट से कुछ नहीं होगा दोस्तों। या तो अपन दबाते हैं एरो या एंटर या फिर माउस क्लिक, 3 काम करते हैं। यदि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो हमारे पास एरो और क्लिक दोनों ऑप्शन होते हैं। और यदि स्लाइड चल रही है, स्लाइड शो हो रहा है, चल रहा है, तो उस समय एंटर करके भी हम अगली स्लाइड पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माउस आंसर दिया है, क्लिक द माउस आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्लिक करके पहुंच सकते हैं अगली स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए किसको इंसर्ट कर लेता है एट द एंड ऑफ ईच पेज व्हेन वी क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली किसको इंसर्ट कर लेता है, किसे करता है, पेज ब्रेक को, पेज नंबर को, वर्जन को या फुटर को। तो देखिए, पेज नंबर डालना पड़ता है, पेज वर्जन डालना पड़ते हैं, फुटर डालना पड़ता है, लेकिन पेज ब्रेक जो होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब अपन टाइप करते जाते हैं और आगे हम डॉक्यूमेंट बनाते जाते हैं। तो पेज ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। ऑटोमेटिकली पेज मतलब ब्रेक मतलब हो गया ऑटोमेटिकली पेज आ जाता है। ब्रेक मतलब वहाँ पर हो गया ऑटोमेटिकली पेज आ जाता है। इंसर्ट ए पेज है ना, इंसर्ट ए पेज ब्रेक ऑटोमेटिकली आता है, लास्ट में आता है एट द एंड ऑफ द पेज। सॉरी। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, वो ये है कि हाउ मैनी पैरामीटर्स आर प्रेजेंट इन ड्रॉप डाउन मेनू व्हेन यू क्लिक द फाइंड टैब इन एमएस वर्ड। फाइंड टैब पे क्लिक करते हैं एमएस वर्ड में, तो वो बोल रहा है कि हाउ मैनी पैरामीटर्स आर रिप्रेजेंट ड्रॉप डाउन मेनू। ड्रॉप डाउन मेनू में कितने पैरामीटर दिखाई देते हैं जब हम फाइंड पे क्लिक करते हैं। तो फाइंड पे क्लिक करेंगे तो व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइंड टैब पे क्लिक करते हैं तो कितने उसमें आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं या कितने पैरामीटर दिखाई देते हैं, है ना। तो ड्रॉप डाउन मेनू व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइंड टैब, तो फाइंड टैब एमएस वर्ड में क्लिक करेंगे 2016 में, तो कितने आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं ये पूछा गया है। तो फाइंड टैब कहाँ मिलेगा आपको, देखिए, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर प्रेजेंट इन ड्रॉप डाउन मेनू व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइंड टैब ऑन एमएस वर्ड। जब हम एमएस वर्ड में क्लिक करते हैं फाइंड के ऊपर, तो वहाँ हमें कितने ऑप्शन देखते हैं, वहाँ हमें 3 ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एमएस वर्ड ओपन करके। मैं आपको एमएस वर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ। एमएस वर्ड की फाइल अगर मुझे मिलती है तो देखो दिखाता हूँ। 2013 है मेरे पास, 16 नहीं है। और 13 में हो, 16 में हो या 7 में हो, सब में एक ही आएगा। सही आंसर तो सब में एक ही होगा, है ना। तो 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं फाइंड वाले टैब में। ये देखिए, ये टैब है फाइंड वाला, 1 2 3 दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जब अपन फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो देखिए इस जगह पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, अभी मैं कुछ लिख देता हूँ। मेरा माउस सॉरी मेरा कीबोर्ड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं एक कीबोर्ड को थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि मैं आपको इजीली इसमें काम कर सकूँ। हाँ,
तो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा है कि हाउ मेनी पैरामीटर आर प्रेजेंट इन ड्रॉप डाउन मेनू व्हेन यू क्लिक ऑन द फाइंड टैब MS Word 2016। तो कितने ऑप्शन जब आप MS Word 2016 में फाइंड टैब पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेनू में कितने पैरामीटर दिखाई देते हैं। तो फाइंड पे जब क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे देखिए 1 2 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। कितना ऐसे क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है यार। तो फाइंड में हमको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये है द की कॉम्बिनेशन टू मेक ट्रैक चेंज ऑन और ऑफ। MS Word के अंदर ट्रैक चेंज को ऑन ऑफ किया जाता है कहाँ से। तो उसकी शॉर्टकट की पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए ट्रैक चेंज को ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की आप ट्रैक चेंज के लिए ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैक चेंज ये वाला, इससे होता है। और शॉर्टकट की देखिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ई, यहाँ से इसे पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। और शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ई इसकी शॉर्टकट की है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया कंट्रोल शिफ्ट ई, सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। ट्रैक चेंज को ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ई होती है। तो ये भी अब आजकल पेपर में आने लगी है, मैं इसको अपने नोट्स में डाल दूंगा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि द 2 बेसिक पार्ट ऑफ URL क्या होते हैं। URL के अंदर 3 पार्ट होते हैं। तो उन्होंने 2 पार्ट पूछा, 2 पार्ट कौन कौन से हैं, TCP/IP, IP, TCP/IP, IP। तो प्रोटोकॉल TCP/IP प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम। तो TCP/IP प्रोटोकॉल जरूरी नहीं है TCP/IP हो, HTTP भी होता है आजकल। तो HTTP जरूरी नहीं है TCP/IP हो, तो इसलिए ये अपन नहीं कह सकते। लेकिन द प्रोटोकॉल सब सारे प्रोटोकॉल आ गए इसके अंदर, एंड डोमेन नेम, ये दोनों चीज़ें URL के अंदर होती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर यही है, URL और डोमेन नेम सही आंसर है इसका। एक CPU के एक URL में होती है। URL का फुल फॉर्म भी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसमें 2 पार्ट होते हैं, प्रोटोकॉल और डोमेन नेम। एक पार्ट और होता है आगे पाथ नेम होता है। तो उन्होंने पूछा नहीं है, 2 चीज़ें पूछी है तो हमने बता दी, प्रोटोकॉल और डोमेन नेम, सही आंसर है ये। एंड अगला प्रश्न है वो ये है कि इन स्काइप सॉफ्टवेयर आता है, आप इसका ऐप भी मिल जाता है, ऐप डाल सकते हैं मोबाइल में, आप देख सकते हैं। खालिस्तान फीचर हेल्प द यूजर टू मेक रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन एंड शेयर डेस्कटॉप। यानी कौन सा फीचर है जो कि डेस्कटॉप को शेयर करने के लिए, ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारी हेल्प करता है स्काइप के अंदर, उसे क्या बोलते हैं। तो आप लोगों ने जूम पे बहुत पढ़ाई की होगी, आजकल देखा होगा जूम में एक आता है स्क्रीन शेयर नाम से ऑप्शन आता है, जिससे अपन स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, स्क्रीन शेयर। तो स्क्रीन शेयर नाम का ऑप्शन होता है जिससे अपन इस सब चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो इन चारों में स्क्रीन शेयर ऑप्शन एक ही है, ग्रुप स्क्रीन शेयर। अब स्काइप के अंदर इसका नाम इसी नाम से आता होगा, स्काइप में इसके अंदर इसका नाम आता होगा ग्रुप स्क्रीन शेयर के नाम से। तो ये अपन इसको स्क्रीन, हाँ, इसको हमने शेयर स्क्रीन नाम से ऑप्शन दे दिया, सही आंसर है स्क्रीन शेयर। अगर नहीं मालूम हो तो आपको देखना पड़ेगा, इन तीनों में से और कोई है ही नहीं ऑप्शन जिससे आप शेयर कर पाएँ। शेयर का ऑप्शन एक ही है, ग्रुप स्क्रीन शेयर। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो ये दोस्तों कि एन एरिया चार्ट इज टिपिकली बेस्ड ऑन। एरिया चार्ट जो होता है वो टिपिकली किस पे बेस्ड होता है। तो एरिया चार्ट लाइन चार्ट जैसा होता है, इसलिए इसको अपन लाइन चार्ट पे ही बेस होता है। लाइन चार्ट अपना कभी देखा हो, नहीं देखा हो तो आप एक्सेल में बना के देखना, लाइन चार्ट बना के देखना एरिया चार्ट, दोनों एक जैसे होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो लाइन चार्ट जो होता है वो एरिया चार्ट जैसा होता है और एरिया चार्ट आपका लाइन चार्ट जैसा होता है। तो एरिया चार्ट जो होता है किस पे बेस्ड होता है, लाइन चार्ट पर बेस्ड होता है, सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो ये है वी कैन अप्लाई खालिस्तान डिफरेंट चेंज केस यूजिंग शिफ्ट 3 टू सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS Word। तो MS Word के अंदर अपन शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं, तो उसमें चेंज कीज की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 चेंज कीज की शॉर्टकट की होती है। तो बोल रहा है कि हम अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से 5 केज होते हैं, लेकिन हम शॉर्टकट की से 3 केज इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 केज इस्तेमाल MS Word में कर सकते हैं। 5 केज होते हैं, लेकिन 5 में से केवल 3 केज होते हैं जो कि हमारे शिफ्ट प्लस F3 से काम करते हैं। आप इसका प्रैक्टिकल करके देखना, नहीं आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा आपका काम कर रहा है MS Word में ये या नहीं कर रहा है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका भी जवाब वीडियो बना के दे दूंगा कि भाई कैसे करता है काम।
है ना, समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे चुनना पड़ेगा, जैसे चुनना पड़ेगा और शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ करके, सेलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट प्लस F3, तो एक चेंज किए, दूसरा, तीसरा, बस 3 ही आएंगे, टाइटल केस, लोअर केस, अपर केस। बाकी का आपका टॉगल केस नहीं आता इसके अंदर है। और जो आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड है ना, तो इसमें सेंटेंस केस आता है, सेंटेंस केस नहीं आता, सॉरी। इसके अंदर आपके 3 केस आएंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड, अपर केस और लोअर केस। सेंटेंस केस और टॉगल केस नहीं आते हैं आपके, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्लस F3 दबाया। देखिए सेंटेंस केस हो गया, अपर केस हो गया और लोअर केस हो गया जी, सॉरी, कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटल, अपर केस और ये लोअर केस। सेंटेंस केस और टॉगल केस नहीं आ रहा है, तो टॉगल केस और लोअर केस आपके नहीं आएंगे इसमें, है ना। तो ये सही आंसर है कि 3 टाइप की हम कीज इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट की से। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि MS वर्ड 2016 में, सॉरी ये तो हो गया, इन MS वर्ड द खाली स्थान इंडेंट इज यूज्ड टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ। पहली लाइन के लिए पैराग्राफ में जो इंडेंट देते हैं, स्पेस देते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसको हम फर्स्ट इंडेंट कहते हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन कहते हैं। फर्स्ट इंडेंट को फर्स्ट लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेफ्ट इंडेंट को लेफ्ट की सारी लाइन के लिए, राइट इंडेंट को राइट की सारी लाइन के लिए, लेकिन फर्स्ट इंडेंट को केवल पैराग्राफ की पहली लाइन के लिए सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडेंट क्या होता है, जो हमने अपनी MS वर्ड की वीडियो में सिखाया है। आप MS वर्ड की वीडियोस को सीख सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे पूरा MS वर्ड सीखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इंडेंट क्या होता है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पर फर्स्ट इंडेंट जो होता है वो फर्स्ट लाइन के लिए बनाया जाता है, सही आंसर है। एंड अगला जो प्रश्न है 45 वो ये है, if your pivot table has only one field in the row label area, you won't see any खाली स्थान। if your pivot table, आपने pivot table बनाई है, has only one field, उसमें एक ही फील्ड है, in the row लेवल में एक ही फील्ड है, तो you want to see any, देख सकते हैं किसी और चीज को, किसको देख सकते हैं? किसी भी रो के सब टोटल को देख सकते हैं। चार्ट नहीं देख पाएंगे, कलर नहीं देख पाएंगे और बोल्ड टेक्स्ट को नहीं देख पाएंगे। हम किसी भी रो के सब टोटल को, किसी भी रो को देख सकते हैं। चार्ट वगैरह पावर टेबल में नहीं देख पाते, है ना। पावर टेबल में कलर टेक्स्ट नहीं आएगा, बोल्ड टेक्स्ट नहीं आएगा, क्या आता है, किसी भी रो का डाटा आ जाता है, चाहे सब टोटल हो, कुछ भी हो, वो आ जाएगा। तो पावर टेबल में हम एक रो बनाई गई है और दूसरी रो में हम चाहें तो कुछ भी देख सकते हैं। तो देखने के लिए यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन सही है, वो है रो सब टोटल, वो देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई कॉलम होता है वो भी देख सकते थे, लेकिन चार्ट देख नहीं पाते, कलर देख नहीं पाते, बोल्ड देख नहीं पाते। बच्चे क्या देखने के लिए, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है देखने के लिए, रो सब टोटल्स। पावर टेबल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, या हमने एक्सेल में सिखाया है, आप एक्सेल में जाके हमारे में देख सकते हैं। सीखिए एक्सेल, हमारी वीडियो से सीखिए, नहीं आया तो कमेंट कीजिए और सीखिए। Which of the following statement is incorrect with respect to MS Excel working under Windows environment? MS Excel में काम करते समय निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा गया है। तो यू कैन क्रिएट ए लिंक बिटवीन 2 फाइल्स यूजिंग लिंक फार्मूला, बिल्कुल बना सकते हैं, सही ऑप्शन है। हम दो लिंक फार्मूला से 2 फाइल में लिंकिंग कर सकते हैं, सही आंसर है ये। दूसरा, the file which you enter the formula is the target file because the receive data, बिल्कुल ये भी सही बात है। जहाँ डाटा अपन लेते हैं फाइल में से वो टारगेट फाइल होती है, बिल्कुल सही बात है। the file to which the formula refer is the source file because it supplies the data। the file, जो the file बनाई गई वो फाइल to which the formula refers in the source file because it supplied data, जिससे डाटा अपन ले रहे हैं उसे अपन टारगेट फाइल कहते हैं, और जिसमें से दे रहे हैं, जिसमें फॉर्मूला लगा रहे हैं, उसको अपन सोर्स फाइल कहते हैं। तीनों ही ऑप्शन सही है। पूछा कौन सा है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द सोर्स फाइल टू बी ओपन फॉर सोर्स डाटा रिट्राइव। तो क्या जरूरी है सोर्स फाइल खुली हुई हो डाटा को रिट्राइव करने के लिए? जरूरी नहीं है, डाटा फाइल बंद होती तब भी वहाँ डाटा आ जाता है। तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि सोर्स फाइल खुली हुई हो डाटा लेने के लिए, वहाँ डाटा ऑटोमेटिकली लिंक होता तो आ जाता है, जरूरत नहीं खोलने की। तो ये तीनों ऑप्शन ऊपर के सही है। कैब लिंक करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सही बात है,
और फार्मूला लगाते हैं, यहाँ डाटा लेते हैं, उस फार्मूला को अपन फाइल को टारगेट फाइल कहते हैं, और जिसमें फार्मूला लगा रहे हैं उसको सोर्स फाइल कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये 3 ऑप्शन सही है, बचा चौथा ऑप्शन वो गलत माना जाएगा। एंड अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड बी द बेसिक क्राइटेरियन फॉर नेमिंग ए फाइल। फाइल को नाम देने के लिए क्या बेसिक चीज़ होनी चाहिए, है ना। फाइल नाम देने के लिए बुनियादी मापदंड को क्या होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन, यह वर्णनात्मक होनी चाहिए। जी हाँ, करेक्टर में होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। फाइल का नाम कैसा होना चाहिए, समझने लायक, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। यूज अपर केस, जरूरी नहीं है अपर केस में हो, इसमें लेटर भी नाम डाल सकते हैं। यूज डेट टाइम, जरूरी नहीं है डेट टाइम डालें, जरूरी नहीं है लोअर केस में डालें। फिर कैसा होना चाहिए, वो समझने लायक या डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए। सही आंसर है पहला। दूसरा जो ऑप्शन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन इन फंक्शन एक्सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन इन एमएस एक्सेल। निम्न में से कौन सा फंक्शन है जो टेक्स्ट कैटेगरी में आता है। तो काउंट गिनने के लिए है, जो मैथमेटिकल होता है, वर और एबीएस और लेन। तो लेन फंक्शन जो होता है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर लेन जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग फंक्शन है, यानी कि टेक्स्ट फंक्शन है। सही आंसर है टेक्स्ट, लेन। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है स्क्रीन पर, तो द डिफॉल्ट स्पेसिंग बिटवीन 2 पैराग्राफ इन एमएस वर्ड 2016। डिफॉल्ट स्पेसिंग 2 पैराग्राफ इन एमएस वर्ड 2016 के अंदर जो 2 पैराग्राफ होते हैं तो बीच में डिफॉल्ट स्पेस कितना होता है, 10 पॉइंट का होता है। 2016 में जो एमएस वर्ड में जो स्पेस होता है दोनों पैराग्राफ के बीच में एक जो स्पेस होता है वो 10 पॉइंट का पैराग्राफ का स्पेस होता है। सही आंसर है ये। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो ये है, गो टू द एंड ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट विद द हेल्प ऑफ खाली स्थान की कॉम्बिनेशन। यानी कि डॉक्यूमेंट के एंड में आने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है। डॉक्यूमेंट के एंड में आने के लिए Ctrl+End शॉर्टकट की दबाई जाती है एमएस वर्ड के अंदर। Ctrl+End दबाते हैं, लास्ट में आ जाते हैं। Ctrl+Home से शुरू में आ जाते हैं, तो Ctrl+End लास्ट में आने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये है, Which of the following MS Word features is used to create email। कौन सा ऑप्शन है जिससे अपन ईमेल क्रिएट कर सकते हैं और लेटर फॉर ए लार्ज नंबर, बड़ी मात्रा में मतलब बना सकते हैं लेटर को, ऑफ रिसिपिएंट विदाउट राइटिंग कॉन्टेक्ट फॉर ईच वन इंडिविजुअली। यानी कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा अपन बड़ी मात्रा में, लार्जेस्ट मात्रा में लेटर बना सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए, विदाउट यूजिंग उसके कंटेंट को जोड़े हुए, राइटिंग जोड़े हुए। तो इसके लिए हमें एक बार तो कंटेंट जोड़ना पड़ेगा, कम से कम आपको एक बार तो नाम उसमें डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एमएस वर्ड में पूछा गया है वो पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है एमएस वर्ड के अंदर जिसके द्वारा अपन किसी भी लेटर को बड़ी संख्या में ईमेल या लेटर के रूप में बना सकते हैं विदाउट राइटिंग कंटेंट। तो हमें कंटेंट कम से कम एक बार तो लिखना पड़ेगा, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद कैसे बनाते हैं, तो एक लेटर को कई लोगों को भेजने के लिए, कई लोगों के लिए बनाने के लिए हमारे पास एमएस वर्ड में मेल मर्ज नाम का ऑप्शन होता है। तो मेल मर्ज से हम ये काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और 51वां क्वेश्चन जो है वो हो गया। आखिरी क्वेश्चन है 52 वाला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ए आईपी एड्रेस। क्लास ए का कौन सा आईपी एड्रेस है। तो इसके लिए भी मैंने फंडामेंटल में लोगों को सिखाया है अपने बच्चों को कि क्लास ए का आईपी एड्रेस कौन सा होता है, क्लास बी का आईपी एड्रेस कौन सा होता है, क्लास सी का आईपी एड्रेस कौन सा होता है। 192.168 जितने भी होते हैं 192 वाले क्लास सी के होते हैं। तो यहाँ पर क्लास ए का जो एड्रेस है वो ये है 126, जो रेंज होती है वो क्लास ए का आईपी एड्रेस है। बिल्कुल सही है ये आंसर। और इसको जानने के लिए कि क्लास ए आईपी एड्रेस क्या होता है, क्लास बी आईपी एड्रेस क्या होता है, क्लास सी आईपी एड्रेस क्या होता है, ये जानने के लिए आप हमारी फंडामेंटल की वीडियो को देखिए, फंडामेंटल की क्लास को देखिए। और यदि आपको वो नहीं मिल रही है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको केवल क्लास की छोटी सी वीडियो बनेगी तो मैं बना करके आपके सामने डाल दूंगा, नहीं तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं क्लास आईपी एड्रेस में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कौन कौन से आईपी एड्रेस होते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो सही है 126 जो स्टार्टिंग हो रही है 126 से, वो क्लास आईपी एड्रेस ए का आईपी एड्रेस है, क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूरे हो गए हैं 52।
और काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई कठिन क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, 7 अगस्त का सुबह का जो पेपर था उसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, थोड़ा सा वो कठिन था, है ना। और ये शाम वाला जो पेपर है शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा मुझे इजी लगा है। तो मुझे लगता है कि इस पेपर में काफ़ी सारे बच्चे पास हुए होंगे और उन सबको गुड लक। जो लोग पास नहीं हो पाए हैं वो अगली बार के लिए तैयारी करें दोस्तों। भगवान आपका साथ दे। हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक अगली बार के लिए। और हाँ, जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। और सबसे बड़ी बात, लाइक करने से बड़ी बात यह है कि अगर आपको हमारी वीडियोस में कुछ कमी नजर आती है तो वो कमी भी हमको बताइए, ताकि हम अपनी वीडियोस के अंदर और अपने अंदर इम्प्रूव कर सकें, अपने अंदर कुछ बदलाव ला सकें और आपके लिए अपना काम अच्छे से कर सकें दोस्तों। मिलते हैं इसी दुआ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।